दोस्तों, बिहार डीएलएड के एग्जाम में लगातार 2 दिनों से आपका अलंकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 1-2 क्वेश्चन नहीं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो हिंदी में पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ अलंकार से ही पूछे जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है अलंकार तो जानते नहीं हैं, और बहुत सारे बच्चे अलंकार के कारण उनका एग्जाम में सही प्रश्न को गलत कर दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अलंकार से संबंधित सभी प्रश्न को देखेंगे और ट्रिक से देखेंगे। आप मात्र इस वीडियो को देखने के बाद 2 से 3 सेकंड में हर अलंकार वाले प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड का एग्जाम है तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, अगर आपको अलंकार के बारे में जानकारी नहीं है तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पर पहली ऐसी वीडियो है जो अलंकार के बारे में बनी है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अलंकार का अर्थ। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अगर हम लोग संधि करें तो अलम प्लस कार यानी अलमकार, अलम प्लस कार इसका संधि होता है। और यहाँ पर अलम का अर्थ जो होता है वह आभूषण होता है, तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण आगे देख लीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का परिभाषा यहाँ से समझ लीजिए। अलंकार का मतलब आभूषण होता है, लेकिन आभूषण वह सौंदर्य वाला नहीं है। यहाँ काव्यों में जो शोभा बढ़ाता है उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। तो काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार का अर्थ जान गए। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और अलंकार का परिभाषा है काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब आगे देख लीजिए अलंकार का, अब हम लोग प्रकार देखते हैं। तो अलंकार का जो भेद होता है वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः की बात किया जा रहा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अर्था अलंकार और शब्दालंकार। अर्थ से जो मिलकर बना होता है वह अर्था अलंकार कहलाता है, और शब्द से जो मिलकर बना होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार शब्दालंकार जो है वह अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अब सबसे पहले हम लोग अर्थालंकार देखेंगे और यहीं से ट्रिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। अर्थालंकार में उपमा अलंकार। अगर उपमा अलंकार आपसे पूछे तो याद रखिएगा कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, जब पंक्ति में योजक यानी जिसे हम लोग डैश कहते हैं, जब पंक्ति में योजक यानी डैश चिन्ह आए और शब्द सा सी से सरिस आए तो वह उपमा अलंकार होगा। समझे कि नहीं? जब पंक्ति में योजक चिन्ह है, मतलब डैश वाला चिन्ह है, जब कोई पंक्ति दे दिया जाए और उसमें डैश वाला चिन्ह है और डैश के बाद जो है सा आए, सी आए, से आए, सरिस आए, तो वह उपमा अलंकार होगा। अब यहाँ से आप समझिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल पहला देख लीजिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पहला पंक्ति देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो देखिए चंद्रमा के बाद आपका योजक आ रहा है, डैश का चिन्ह आ रहा है, और डैश के बाद क्या आ रहा है? सा आ रहा है। मतलब ये जो है उपमा अलंकार है। वैसे ही नीचे वाला देखिए, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, तो इसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि कमल के बाद योजक चिन्ह आ रहा है, कमल के बाद डैश आ रहा है, और यहाँ जो है सा है। तो देख लीजिए, अभी हम आपको बताए हैं कि जब पंक्ति में योजक यानी जब पंक्ति में डैश चिन्ह आए और उसके बाद अगर सा हो, सी हो, से हो, सरिस हो, तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ से आपको उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा। अब किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए उपमा अलंकार में। आगे हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार, क्योंकि बिहार डीएलएड के एग्जाम में 2 ही अलंकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो है उपमा अलंकार और दूसरा है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार का ट्रिक क्या है? हमने उपमा अलंकार में बताया है कि जिसमें योजक चिन्ह आए, और रूपक अलंकार उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए, मतलब जब पंक्ति में डैश आए
लेकिन डैश के बाद सा नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, से नहीं होना चाहिए। ये अगर रहेगा तो यह उपमा अलंकार रहेगा, अगर नहीं रहेगा पंक्ति में तो यह रूपक अलंकार रहेगा। अब एक ट्रिक से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल में है मया मैं तो चंद्र खिलौने ले हो, चरण कमर बंदो हरियाई। यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, चंद्र के बाद जो है वह डैश का चिन्ह है, लेकिन डैश के बाद आपका सा नहीं है, सी नहीं है, से नहीं है, तो ये आपका रूपक अलंकार होगा। वैसे ही नीचे देख लीजिए सेकंड एग्जाम्पल में कि चरण के बाद आपका डैश का चिन्ह है, लेकिन सा नहीं है, सी नहीं है, से नहीं है। चरण के बाद कमल है, ये सा सी से नहीं है, तो ये भी रूपक अलंकार है। जबकि उपमा अलंकार में आपसे कहा जा रहा था कि डैश के बाद सा आए, डैश के बाद सी आए, डैश के बाद से आए और डैश के बाद सरिस है, तो ये उपमा अलंकार है। और इसमें रूपक अलंकार में कहा जा रहा है कि सा से सी नहीं आए, तो यह रूपक अलंकार कहलाएगा। तो दो ट्रिक आप समझ गए। अगर उपमा अलंकार पहचानना हो तो क्या कीजिएगा, डैश के बाद आपका सा से सी आना चाहिए, और रूपक अलंकार पहचानना हो तो डैश के बाद सा से सी नहीं आना चाहिए। अब दबा के लाइक ठोकिए दोस्तों। आगे देख लीजिए, अगला हम लोग बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार की। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो आदि आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां ध्यान से समझिएगा, उपमा अलंकार और अभी क्या बताया है, रूपक अलंकार आप लोग समझ गए। अब उत्प्रेक्षा अलंकार समझिएगा कि यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो आदि आता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देख लीजिए, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। तो देख लीजिए, यहाँ हम अभी क्या बताएं, यदि पंक्ति में मनु है, जनु है, मनहु है, मानो है, जानो है, तो देख लीजिए यहाँ आया ना, ज्यो आया, और नेत्रो मानो कमल, यहाँ मानो आया, तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ डैश दिया गया है तो ये आपका रूपक अलंकार नहीं। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यदि पंक्ति में, ये समझाने के लिए आपको बताया गया है, यदि पंक्ति में मनु है, जनु, मनहु, मानो, जानो आदि आता है तो इसमें जो आया, जो आया ना, और यहाँ देख लीजिए इसमें मानो आया, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो तीन अलंकार आप समझ गए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अब अगले अलंकार की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला अलंकार जो हमारा है वह अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान से देखना होगा कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी भी बात को जो है, काम है कम, जैसे कोई आदमी काम कम करता है और उसके बारे में तारीफ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वही है कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि राणा नदी के इसे पार थे और चेतक उनका घोड़ा जो था तब तक उस पार तक पहुंच गया था। तो यहाँ देख लीजिए, ऐसा अगर पंक्ति रहेगा तो अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बात किया जाए। इसमें किया गया है कि आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा अभी सोच रहे हैं इस पार, तब चेतक था उस पार। मतलब यहाँ नदियाँ और घोड़े के बीच में संबंध दर्शाया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है, तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो चार अलंकार क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में हम लोग देखेंगे, इसका अर्थ समझ लीजिए, जब प्रकृति चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जब कोई प्राकृतिक चीज हो जिसमें मानवीय भावना होता है या उसमें वर्णन हो, उससे हम लोग मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे देख लीजिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई।
फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो कलियां कहीं मुस्कुराती है, आप हमें बताइए। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो यहाँ मानवीय भावना है। ध्यान से आप इस पंक्ति को पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, इस पंक्ति में जो है मानवीय भावना है, तो ये मानवीयकरण अलंकार है। आगे देख लीजिए शब्द अलंकार के भेद। तो देखिए शब्द अलंकार के जो भेद होते हैं 3 होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अभी हम लोग अर्थ अलंकार के भेद देख रहे थे, अब शब्द अलंकार के भेद देखेंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार बिहार डीएलएड के लिए इस प्रकार का ट्रिक आपको कोई बताया होगा और बहुत जल्दीबाजी में यह वीडियो बन रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अनुप्रास अलंकार की बात करें तो वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। वर्ण आप सभी जानते हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण, तो अनुप्रास अलंकार में अगर वर्ण बार बार आता है तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देख लीजिए चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ देखिए चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ देख लीजिए हम क्या कहें, वर्ण बार बार, वर्ण देख लीजिए म यहाँ बार बार आ रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये आपका बार बार आ रहा है। वर्ण अगर बार बार किसी पंक्ति में आता है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो अनुप्रास अलंकार भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग यमक अलंकार की बात करेंगे। तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ उसका अनेक हो, मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ उनका अनेक हो। तो जैसे यहाँ देख लीजिए काली घाटा का घमंड, काली घाटा का घमंड घाटा, काली घाटा का घमंड घाटा, तो घाटा भी और यहाँ भी घाटा, दोनों घाटा जो है एक से अधिक बार है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। वैसे ही यहाँ देख लीजिए कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरत नर या बौराए। यहाँ देख लीजिए कनक कनक एक से अधिक बार इसका प्रयोग किया गया है, एक से अधिक बार इसका प्रयोग किया गया है, तो ये आपका जो है यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार में एक शब्द से अधिक बार और आए और उसका अर्थ जो है अनेक हो। जैसे घाटा का मतलब यहाँ बांदल कहा गया है और यहाँ घाटा का मतलब जो है डिक्रीज कहा गया है, घटने का कहा गया है, तो अलग अलग है। यहाँ देख लीजिए वैसे ही आपका यहाँ भी दोनों का अर्थ अलग है। आगे देख लीजिए श्लेष अलंकार के बारे में। तो श्लेष अलंकार जो है वह एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब एक शब्द से अनेक अर्थ है। यह अभी ऊपर वाला जो अलंकार बताए हैं मतलब एक ही शब्द, एक शब्द जो है वह अधिक बार आया हो, लेकिन यहाँ एक शब्द का अनेक बार अर्थ होता है, उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ मोती होना चाहिए, मोती मानुष चुन। यह रहीमन का दोहे पाठ का कविता है, इंटर में पढ़ना है। इसका अर्थ है कि पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी पानी होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो एक पानी देख लीजिए, एक पानी का मतलब विनम्रता भी है, एक पानी का मतलब चमक भी है। कहते नहीं है कि सोना पर पानी नहीं है, चांदी पर पानी नहीं है, चाहे उस चीज पर पानी नहीं है, तो वो भी एक पानी का अलग अर्थ है। तो यहाँ जो अर्थ पानी का आ रहा है, यहाँ पानी का अर्थ अलग है, यहाँ पानी का अर्थ अलग है, यहाँ पानी का अर्थ अलग है। तीनों जगह पानी का अर्थ अलग है, एक जगह मोती का है, एक जगह विनम्रता का है, एक जगह चमक का है, तो तीनों पानी का अर्थ अलग है। तो ये जो होगा आपका श्लेष अलंकार होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यही अलंकार आपके हैं। अगर आप इतने अलंकार को समझ गए, उपमा से लेकर रूपक तक, श्लेष तक, अगर आप अलंकार को समझ गए तो समझिए कि हमारा मेहनत सफल हुआ। और अगर हमारा मेहनत सफल हुआ तो आप इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर कहिएगा तो शाम तक हम आपके लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, ताकि यार आपको डाउट क्लियर हो जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर चैनल को, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।